सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम लोग देख रहे थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में ड्यूटीज ऑफ एजेंट। पिछली क्लास में हमने कुछ ड्यूटीज देख चुके थे, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं और फिर आगे का डिस्कशन चालू करेंगे। हमने पिछली क्लासेस में देखा कि एजेंट की ड्यूटी होती है टू एक्ट एज पर द डायरेक्शंस, तो उसका कंडक्ट होना चाहिए जैसा प्रिंसिपल ने बोला है उसके हिसाब से, और अगर प्रिंसिपल ने कुछ नहीं बोला है तो एज पर द जनरल कस्टम्स जो उस पर्टिकुलर बिजनेस में चलते हैं, तो ही शुड एक्ट एज पर द डायरेक्शंस, एंड अगर इन एब्सेंस ऑफ डायरेक्शन ही शुड एक्ट एज पर द कस्टम्स। ही शुड टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स एंड ही शुड शो अ स्किलफुल अप्रोच। जैसे हमने एग्जांपल देखा था, अगर एक लॉयर है वो गलत सेक्शन लगा देता है और केस हार जाते हैं तो प्रिंसिपल कैन टेक एक्शन ऑन द एजेंट, तो लॉयर पे एक्शन ली जा सकती है। फिर प्रॉपर अकाउंटिंग करना है, ये भी जिम्मेदारी होती है एजेंट की। जब प्रिंसिपल उसको अकाउंटिंग मांगेगा तो वो पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स सब देने के लिए जिम्मेदार होता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी ही शुड ट्राई टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। फिर ही शुड नॉट डील फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए काम नहीं करना चाहिए। अगर उसने खुद के लिए काम किया है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे नहीं किया है, तो प्रिंसिपल कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम दी डैमेजेस। जो भी बेनिफिट अराइज हुआ है एजेंट को वो क्लेम कर सकता है। ये वाले पॉइंट पे आपको क्वेश्चंस आते हैं, ये वाला पॉइंट जो है आगे एग्जांपल्स दिए ही हैं। सो पहला केस बताया, ए डायरेक्ट्स बी टू सेल एज एस्टेट। तो ए ने क्या किया, बी को अपॉइंट किया और बोला कि मेरी प्रॉपर्टी बेच दो। बी बाइज द एस्टेट फॉर हिमसेल्फ इन द नेम ऑफ सी, तो उसने सी के लिए खरीदा बट खुद के नाम से। ए को जब पता लगा कि बी ने खुद ये एस्टेट खरीदा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है इफ ही कैन शो दैट बी हैज डिसऑनेस्टली कंसील्ड एनी मटेरियल फैक्ट और दैट सेल हैज बीन डिसएडवांटेजियस टू हिम। सो यहाँ पे बी एजेंट था तो ही शुड नॉट एक्ट फॉर हिमसेल्फ। अगर उसने खुद ये कार्य कर लिया, खुद खरीद लिया, तो प्रिंसिपल कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो क्लेम द डैमेजेस। जो भी फायदा इसने कमाया होगा बी ने, वो फायदा वापस मांग सकते हैं। ए डायरेक्ट्स बी, सिमिलर है, ए डायरेक्ट्स बी टू सेल हिज एस्टेट। बी ऑन लुकिंग ओवर द एस्टेट बिफोर सेलिंग इट फाइंड्स अ माइन ऑन द एस्टेट ऑफ स्टेट विच इज अननोन टू ए। ए को पता नहीं है कि बी की जमीन के नीचे खदान है, सो कोई मिनरल्स वगैरह हैं, ये चीज बी को पता है, एजेंट को पता है। बी इन्फॉर्म करता है ए को कि वो खुद ये खरीदना चाहता है खुद के लिए, बट कंसील्स, यहां पे नॉन डिस्क्लोजर इज ऑल्सो फ्रॉड, तो कंसील करता है माइन के बारे में। ए अलाउज बी टू बाय इन इग्नोरेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ माइन। A on discovering that B knew of the mine at the time he bought the estate may either repudiate or accept the sale at his option. तो चाहे तो कैंसिल करे या वैलिड रहने दे सकता है, तो इट बिकम्स वॉइडेबल, वो कैंसिल कर सकता है, दैट मीन्स ये वॉइडेबल होता है। ठीक है। फिर A directs B his agent to buy a certain house for him. B tells A it cannot be bought and buys the house for himself. A may, on discovering that B has bought the house, compel him to sell it to A at the price he gave for it. ठीक है, सिंपल है ये भी। सो इस पे आते हैं क्वेश्चन। ये माइन वाले पॉइंट पे जनरली क्वेश्चन दिखता है आपको। फिर पेमेंट टू प्रिंसिपल, जब भी प्रिंसिपल पैसा मांगेगा, जो भी पैसा जमा है एजेंट के पास प्रिंसिपल का, तो ही शुड रीपे इट, वो वापस करना चाहिए उसने। तो वही पॉइंट है। तो पहले हमने जो ऊपर पढ़ा था कि उसने अकाउंटिंग करना चाहिए, बट अकाउंटिंग के साथ साथ जो पेमेंट है उसकी भी जिम्मेदारी है। जो भी अकाउंटिंग के हिसाब से पैसा देना निकल रहा है प्रिंसिपल को, तो वो पैसा रीपे करना चाहिए। आफ्टर डिडक्टिंग, उसमें से वो कुछ चीजें माइनस कर सकता है, एक्सपेंसेस, एडवांसेस एंड खुद का कमीशन, रेम्यूनरेशन। सो वही चीज है कि agent is bound to pay to principal all sums received on his account after certain deductions allowed by the act. तो कौन कौन से डिडक्शंस अलाउड है, तो 3 डिडक्शंस अलाउड होते हैं। एक होता है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का डिडक्शन वो कर सकता है। दूसरा एडवांस जो दिया हुआ होगा वो, एंड रेम्यूनरेशन या कमीशन, ये 3 चीज के डिडक्शन अलाउड है। फिर नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट,
ये भी सिमिलर ही है जैसे ये वाला पॉइंट था। सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना है, जैसे यहां पे वो अगर खरीद ले रहा है बिना बताए, ये एक प्रकार का सीक्रेट प्रॉफिट ही है। सो सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना। सीक्रेट का मतलब बिना बताए। अगर वो बता के प्रॉफिट कमाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो बिना बताए प्रॉफिट कमाएगा तो फिर उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो वही दिया है, सीक्रेट प्रॉफिट मीन्स एनी एडवांटेज ऑब्टेन्ड बाय एजेंट ओवर एंड अबव हिज एग्रीड रेम्यूनरेशन and which he would not have been able to make but for his position as agent. तो उसके एजेंसी के कारण वो प्रॉफिट उसने कमा पाया। It is the duty of agent not to make any secret profit in business of agency. His relationship with principal is of fiduciary nature. तो ये ट्रस्ट के ऊपर आधारित होता है और इसीलिए नॉन डिस्क्लोजर इज ऑल्सो फ्रॉड and this requires absolute good faith in the conduct of agency. फिर नॉट टू डेलीगेट हिज ड्यूटी, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था पिछले क्लास में कि जनरल रूल ये है कि अगर किसी व्यक्ति को हमने एजेंट अपॉइंट किया है तो ही शुड नॉट डेलीगेट इट टू अनदर पर्सन। तो ये भी उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो डेलीगेट नहीं करेगा। एन एजेंट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। तो वही है, सो एन एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय टू परफॉर्म एक्ट्स विच ही हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली अंडरटेकन टू परफॉर्म पर्सनली unless by the ordinary custom of trade a sub agent may or from the nature of agency sub agent must be employed. तो जब अलाउ किया है तब अपॉइंट कर सकते, नहीं तो he should not delegate it to sub agent. एंड ये एक जनरल जो रूल होते हैं बिजनेस के उसके थ्रू आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसलिए आपको कोई सेक्शन नहीं दिखेगा वहां, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी ये हमेशा बिजनेस में अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपने अपने प्रिंसिपल के कॉन्फिडेंट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें इवन सीए या एडवोकेट्स या बाकी के प्रोफेशनल्स को भी लगती है। अगर कोई व्यक्ति आके मेरे पास डॉक्यूमेंट जमा करता है तो मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना चाहिए, मैंने उसके जानकारी प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में आपको नहीं बताना चाहिए। सो ड्यूटी नॉट टू यूज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ एजेंसी अगेंस्ट द प्रिंसिपल। तो कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज नहीं किया जा सकता अगेंस्ट द प्रिंसिपल। तो ऐसा है, सिंपल है एकदम। सो कल ही हमने बाकी मेजर ड्यूटीज तो पढ़ लिए थे, तो एकदम रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक ड्यूटीज है, आप ऐसे ही क्वेश्चन देखोगे तो वैसे ही समझ जाएंगे। फिर राइट्स, अब राइट कौन सा होता है उसका? पहला राइट होता है राइट ऑफ रिटेनर। राइट ऑफ रिटेनर का मतलब है वो पैसा रिटेन कर सकता है अपने पास, जब तक उसको कमीशन नहीं देंगे तो वो पैसा वापस नहीं करेगा। तो उसको दो प्रकार के राइट मिलते हैं, दो राइट ऑफ रिटेनर है, एक राइट टू रिटेन मनी, ये जो राइट ऑफ रिटेनर है ये राइट टू रिटेन द मनी है। एक और राइट ऑफ रिटेनर होता है लीन, यहां पे राइट टू रिटेन द प्रॉपर्टी या गुड्स। सो दो राइट्स ऑफ रिटेनर मिलते हैं उसको, एक सेक्शन 217 के हिसाब से जिसमें ही हैज अ राइट टू रिटेन द मनी। कौन सा पैसा? तो जितना खर्चे हुए हैं एटलीस्ट उतना पैसा वो काटेगा पहले, उसके बाद पैसा देगा। तो ही हैज दिस राइट। अगर प्रिंसिपल बोलता है पूरा पैसा पे करो तो ऐसा नहीं किया जा सकता। प्रिंसिपल को तीन चीजें डिडक्ट करके पैसा हम देंगे, पहली एक्सपेंसेस, दूसरा एडवांसेस, तीसरा कमीशन रेम्यूनरेशन। से तीन चीजें। तो एजेंट में रिटेन आउट ऑफ द सम्स रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल, तो जो भी सम्स रिसीव हुए हैं उसमें से वो पहले पैसा काटता है। तो नेट जो उसको ग्रॉस रिसिट्स होती है इसमें से वो तीन चीजें काटता है। पहली चीज होती है एक्सपेंसेस, जैसे अब कोई खर्चा किया है, पैकिंग वगैरह का खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन है, फ्रीट है, तो ये एक्सपेंसेस वो पहले माइनस कर सकता है। दूसरा खर्चा जो माइनस करता है कोई एडवांसेस वगैरह हैं, तो क्योंकि खुद के पैसे से खुद के जेब से तो देगा नहीं, प्रिंसिपल के पैसे से ही दिए होंगे। एंड तीसरी चीज है रेम्यूनरेशन, कमीशन। ये तीन चीज माइनस करके बाकी का पैसा वो भेज देता है टू द प्रिंसिपल। तो ही हैज अ राइट टू रिटेन दीज चार्जेस, तो इसको हम बोल रहे हैं रिटेनर का राइट। सो राइट ऑफ रिटेनर दैट मीन्स ही हैज अ राइट टू रिटेन द मनी। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें वो रिटेन कर सकता है? तो आउट ऑफ एनी सम्स रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी ही कैन रिटेन ऑल द मनीज ड्यू टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस मेड, expenses properly incurred by him in conducting business,
एंड ऑल्सो रेम्यूनरेशन एज मे बी पेएबल टू हिम फॉर एक्टिंग एज एजेंट। तो ये तीन चीजों का रिटेन करने का राइट होता है। साथ में उसका राइट होता है राइट टू रिटेन द प्रॉपर्टी, लीन, थर्ड वाला। So in absence of any contract to the contrary, an agent is entitled to retain the goods, papers and other property, whether movable or immovable, of the principal received by him until the amount due to him for a commission, disbursement, services in respect of same has been paid or accounted for to him. Conditions of this right. So उसको right of lien मिलता है। Agent should be lawfully entitled to receive from the principal a sum of money by way of commission या disbursement made for services rendered वगैरह वगैरह। That means खर्चे, जो खर्चे किया है उसके बदले में वो प्रॉपर्टी भी रख सकता है। अगर उसने खर्चा किया है, पैसा नहीं दे रहा है प्रिंसिपल, अगर उसके पास पैसा होगा तो वो उसमें से काट लेगा और बाकी पैसा वापस कर देगा। बट अगर उसके पास पैसा नहीं है तो ही कैन कीप द प्रॉपर्टीज। ठीक है। फिर दूसरा, द प्रॉपर्टी ओवर विच द लीन इज टू बी एक्सरसाइज शुड बिलोंग टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो ओनरशिप प्रिंसिपल की होना चाहिए उसकी, तभी आप लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी थर्ड पार्टी को बेच चुके थे और पोजीशन रखा है तो उस पर लीन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को सेल हो चुका है। जो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर लीन मिलेगा। प्रॉपर्टी शुड हैव बीन रिसीव्ड बाय द एजेंट इन हिज कैपेसिटी and during the course of ordinary duties as an agent. If the agent obtains possession of property by unlawful means, then he cannot exercise particular lien. So particular lien मिलती है जनरली एजेंट को, लेकिन कुछ केसेस में जब एक जनरल एजेंसी, एक्चुअली ये डिपेंड करता है किस प्रकार की एजेंसी है। अगर पर्टिकुलर एजेंसी है तो पर्टिकुलर लीन मिलती है, और जनरल एजेंसी है तो जनरल लीन मिलती है। इसीलिए फैक्टर या एजेंट को दोनों प्रकार की लीन मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एजेंसी। ठीक है। एजेंट्स राइट टू लीन इज लॉस्ट इन द फॉलोइंग केसेस। वही रूल्स हैं जो आपने बचपन में पढ़े थे। लीन कब खत्म हो जाती है? वंस द पोजीशन इज लॉस्ट द लीन इज लॉस्ट। जब एजेंट ने खुद वेव कर दिया लीन को तो अगेन लीन खत्म हो जाएगी। Waiver may arise out of agreement express or implied. Agent's lien is subject to contract to the contrary. अगर ऐसा पहले ही लिखा था कि लीन नहीं मिलेगी तो फिर नहीं मिलेगी। ठीक है। सो ये दूसरा राइट है रिटेनर का ही। तो ये दोनों ही राइट्स ऑफ रिटेनर है, एक राइट टू रिटेन द मनी, दूसरा राइट टू रिटेन द प्रॉपर्टी एंड गुड्स। फिर तीसरा एक राइट होता है कमीशन का, कि मैंने अगर काम कर दिया तो कमीशन मिलना चाहिए। जब तक काम करूंगा नहीं तो कमीशन का राइट नहीं है। कमीशन का राइट तभी अराइज होता है जब मैंने कार्य पूरा कर दिया। अगर मुझे सिर्फ अपॉइंट किया था मकान बिकवा दो तो कोई कमीशन नहीं मिलेगा, बट मैं जब बिकवा दूंगा तब कमीशन मिलेगा। ठीक है। सो एन एजेंट हैज अ राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन ऑन कंप्लीशन ऑफ द एक्ट, काम पूरा होने के बाद। इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट is not due to agent, तो पैसा नहीं देंगे जब तक के एक्ट कंप्लीट नहीं होता। But an agent may detain money received by him on account of goods sold, although whole goods consigned to him for sale may not have been sold. तो जब तक पूरे गुड्स नहीं बिकेंगे so उसको वैसे कमीशन का अधिकार नहीं होता, बट वो रिटेन जरूर कर सकता है पैसा। ठीक है। So although the sale may not be actually complete. An agent who is guilty of misconduct, ये एक पॉइंट ध्यान रखना है आपको अगेन, जो गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है, he loses his right to claim remuneration. So अगर मैं कुछ गड़बड़ करते हुए पाया जाता हूं एजेंसी में, so मैं प्रिंसिपल के अगेंस्ट कोई फ्रॉड कर रहा हूं, तो प्रिंसिपल कैन रिफ्यूज टू पे द कमीशन। ठीक है। So an agent who is guilty of misconduct in business of agency is not entitled to claim of any remuneration. So ऐसा है, सिंपल है, एकदम लॉजिकल राइट्स है, ये बहुत ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। ये भी सिंपल एक राइट होता है, दोनों ही इंडेमनिटी है। राइट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉफुल एक्ट, और यहाँ पे अनलॉफुल एक्ट बट डन इन गुड फेथ। सो ये एक्ट कौन से? ये अनलॉफुल है, सो यह रॉन्गफुल एक्ट है बट डन इन गुड फेथ। दोनों जगह उसको इंडेमनिटी का राइट है। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला केस एग्जाम्पल दिए यहां, यहीं से उठा लेते हैं। जब कोई लॉफुल खर्चा किया है उसके लिए इंडेमनिटी।
Agent under this section has a right to be indemnified against consequences of lawful acts done in exercise of authority. A residing in Delhi appoints B from Mumbai as agent to sell his merchandise. Merchandise means goods. So उसने goods बेचने के लिए appoint किया था agent को. As a result, B contracts to deliver the merchandise to various parties. But A ने merchandise भेजा ही नहीं. तो उसने बोला था तुम ये गुड्स बेच देना, अब उसके नाम से बी ने कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया बट ए गुड्स भेजता ही नहीं एंड बी फेसेस लिटिगेशन. लोगों ने बी के ऊपर एक्शन लिए फॉर नॉन परफॉर्मेंस. अब गलती किसकी है? ए की, क्योंकि ए ने गुड्स नहीं भेजा. तो ए अगर गुड्स नहीं भेजेगा तो बी उसको पहुंचा नहीं सकता और बी के ऊपर केस फाइल किया गया. Here A is bound to protect B against the litigation and all cost expenses arising of that. तो जो भी खर्चा हुआ होगा, जो भी उसको केस वगैरह डिफेंड करने का, एक्शन लेने का खर्चा लगा होगा, वो सब के इंडेमनिटी वो क्लेम कर सकता है. ठीक है, तो ये लॉफुल एक्ट है. दूसरा है अनलॉफुल एक्ट. जैसे समझो एक सिंपल, और यहां एक एग्जांपल दिया है, मैं एक और सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं. समझो पी है, पी ने ए को अपॉइंट किया था एक कार बेचने के लिए. अब ये जो कार है, ये कार पी की थी नहीं, ये कार थी एक कोई दूसरे व्यक्ति की. मिस्टर ओ है, हु इज द ओनर ऑफ द कार. अब ये ओ की कार पी ने ए को बेचने को दे दिया. ए इस कार को सेल कर देता है थर्ड पार्टी को. ऐसे केस में ओ विल टेक एक्शन अगेंस्ट ए. वो इसके ऊपर एक्शन लेगा कि तुमने मेरी कार कैसे क्या बेच दी है. तो ऐसे केस में ए कैन क्लेम इंडेमनिटी फ्रॉम पी. यहां पे इंडेमनिटी रहेगी. तो वेयर वन पर्सन एम्प्लॉयज अनदर. तो देखो ये लॉफुल एक्ट नहीं है, ये रॉन्ग एक्ट है. बट ए ने तो गुड फेथ में किया है. अगर इसने गुड फेथ में ये कार्य किया है देन ही कैन क्लेम इंडेमनिटी. अगर इसको पहले से पता होता कि ये चोरी की कार लाके देता है और बिकवाता है तो ए कुड नॉट हैव क्लेम्ड इंडेमनिटी. ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज ऑफ ए. अगर एजेंट को पता है कि ये चोरी की कार दे रहा है फिर भी बेचेगा तो ए कैन नॉट क्लेम इंडेमनिटी. बट अगर एजेंट गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, दैट मींस ही इज नॉट अवेयर कि पी चोरी करके लाता है और वो बेचने बोलता है, ऐसे केस में ए कैन क्लेम इंडेमनिटी फ्रॉम पी. ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज. तो इसलिए यहां पे गुड फेथ होना अनिवार्य है. सो वेयर वन पर्सन एम्प्लॉयज अनदर टू डू एन एक्ट एंड एजेंट डज द एक्ट इन गुड फेथ, the employer is liable to indemnify the agent. Same example दिया आपको. P appoints A as his agent and directs him to sell certain goods. जैसे मैंने कार का एग्जांपल लिया, which in fact turned out to be not belonging to those of P. तो वो एक्चुअल में गुड्स P के थे ही नहीं. And if third party sue A for this act, तो थर्ड पार्टी इसके लिए A के ऊपर केस फाइल करती. कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती, ये या ये. A is entitled to for reimbursement and indemnification for such act done in good faith. लेकिन good faith जरूरी है यहां. अगर good faith में उसने ये बेचा है तो ऐसे केस में he can claim indemnity. But if he would have been aware तो फिर he cannot claim indemnity. और वो भी ऐसी केसेस में इंडेमनिटी होगा जिसमें जैसे ही अब ये पता नहीं लगता, कार दिया उसने बेचने को, तो यहाँ इंडेमनिटी क्लेम कर सकते हैं. समझो मैं इसको गांजा लाके देता हूं, अब वो गांजा बेचेगा तो फिर तो यहाँ इंडेमनिटी क्लेम कर ही नहीं सकते क्योंकि वो इलीगल काम हो गया. ठीक है, तो वो ये नहीं बोल सकता मुझे नहीं पता है, ये नहीं करना. तो यहाँ पे इग्नोरेंस ऑफ लॉ विल नॉट बी एक्सक्यूज. सो वही आगे दिया है कि एजेंट कैन नॉट क्लेम रियम्बर्समेंट और इंडेमनिफिकेशन फॉर लॉस अराइजिंग आउट ऑफ द एक्ट्स डन बाय हिम इन वायोलेशन ऑफ एनी पेनल लॉज ऑफ द कंट्री. तो अगर कोई पेनल्टी नेचर के कार्य किया है, फॉर एग्जाम्पल चरस, गांजा ये सब बेच रहा है, तो he cannot claim indemnity. Further, where one person employs another to do an act which is criminal, the principal is not liable to the agent, either upon express or implied promise, to indemnify against him against the consequence of that act. इसके भी एग्जाम्पल दिए हैं. और वो एक लेबल वाला मैंने बताया था, वो एक्चुअली यही वाले पॉइंट पे है, याद होगा आपको. एक लिबेल वाला पॉइंट था कि ए बोलता है बी को कि तुम अपने पेपर में सी के अगेंस्ट में ये छाप दो. अब ये एक इलीगल एक्ट है, इसके लिए कोई इंडेमनिटी नहीं मिलेगी. ठीक है, सो ए एम्प्लॉयज बी टू बीट सी
and agrees to indemnify him against all the consequence of the act. B thereupon beats C and has to pay damages to C for doing so. A is not liable to indemnify. क्यों? क्योंकि ये मारपीट करना ये एक इलीगल क्रिमिनल एक्ट हो गया. क्रिमिनल एक्ट्स की इंडेमनिटी नहीं होती. और ये वही लिबेल वाला पॉइंट है. B the proprietor of a newspaper publishes at A's request. तो B एजेंट हो गया A का. A libel upon C in the paper. तो न्यूज़पेपर में उसने एक लिबेल छाप दिया जो कि इलीगल कार्य होता है. And A agrees to indemnify B against the consequence of the publication and all the cost and damages for the action in respect thereof. B sued C and has to pay damages and also incurs expenses, but A is not liable to indemnify B क्योंकि it is again an illegal act. ये दोनों ही इलीगल या क्रिमिनल एक्ट है. तो क्रिमिनल या इलीगल एक्ट्स के लिए इंडेमनिटी नहीं होगी. ठीक है. कोई रॉन्गफुल एक्ट अगर गुड फेथ में होगा तो उसकी हो जाएगी. जैसे कि वो अगर स्टील करके लेके आता है और वो वाली कार ये सेल कर देता है तो यहां इंडेमनिटी होगी. ठीक है. तो ये कार यहां सेल हो गई तो यहां इंडेमनिटी होगी इफ ही इज नॉट अवेयर. बट चरस गांजा लाके बेच रहे हैं उसमें कोई इंडेमनिटी की बात नहीं आती बिकॉज इट इज एन इलीगल एक्ट. ठीक है. फिर राइट टू कॉम्पेंसेशन. जैसे कि एजेंट की ड्यूटी है कि उसने एक स्किलफुल अप्रोच बताना चाहिए. हमने देखा था कि एजेंट का काम है कि उसने प्रॉपर जो स्किल्स है उसको यूज करना चाहिए. ही शुड नॉट एक्ट विदाउट एनी स्किल. फॉर एग्जांपल एक एडवोकेट के पास गए, एडवोकेट गलत सेक्शन यूज कर रहा है और केस हार रहे हैं तो ऐसी एक जिम्मेदारी थी कि एडवोकेट ने सही काम करना चाहिए, स्किलफुली काम करना चाहिए. सेम रहता है प्रिंसिपल की तरफ से भी. प्रिंसिपल की भी जिम्मेदारी होती है, उसका भी अप्रोच स्किलफुल होना चाहिए. इसमें एक एक्चुअल केस हुआ था, उसके ऊपर ये केस के ऊपर एक इलस्ट्रेशन भी दिया है सेम टू सेम. इसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति होता है प्रिंसिपल, कॉन्ट्रैक्टर होता है. वो कॉन्ट्रैक्टर एक घर पे कहीं काम चलता रहता है, जो नॉर्मल प्लास्टर वगैरह करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसा सीढ़ी टाइप बनाते हैं. आपने देखा होगा, चैली बोलते हैं उसको, चैली बांधते हैं वो लोग. तो उसको इंग्लिश में स्काफ होल्डिंग बोलते हैं. तो वो ऐसा बांस लगाएंगे, फिर उस पे एक पटिया रहेगी, फिर ऐसा लैडर टाइप बन जाता है. उस पे फिर मजदूर चढ़ता है और फिर वो प्लास्टर करता है. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने खुद ने वो चैली बांध दिया था और मजदूर को बोला जा चढ़ जा वो प्लास्टर कर दे. अब वो चैली अच्छे से नहीं बांधा था उसने, इसके कारण वो मजदूर वहां से गिर जाता है और हर्ट हो जाता है, इंजर हो जाता है. तो कोर्ट ने बोला यहाँ पे प्रिंसिपल की जिम्मेदारी, वो प्रिंसिपल है और जो काम कर रहा है उसके बिहाफ पे वो एजेंट है. तो कॉन्ट्रैक्टर इज द प्रिंसिपल, एम्प्लॉय इज द एजेंट. तो वो एजेंट की यहाँ पे एजेंट का राइट है और प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है टू कॉम्पेंसेट बिकॉज प्रिंसिपल हैज नॉट शोड द स्किल्स रिक्वायर्ड. जो भी स्किल्स चाहिए वो उसने प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं किया. तो वही है, प्रिंसिपल मस्ट मेक कॉम्पेंसेशन टू हिज एजेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंजरी कॉज्ड to such agent by the principal's neglect or want of skill. तो ये दोनों स्किल्स वाले जो पॉइंट है दोनों को अप्लाई होते हैं. यहां हमने जब एजेंट के ड्यूटी के बारे में पढ़ा था, यहां पे भी स्किल्स था. ये रीजनेबल केयर और स्किल बताना चाहिए, जिसमें लॉयर वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था. वैसे स्किलफुली काम करना चाहिए, स्किलफुल अप्रोच होना चाहिए ऑफ द प्रिंसिपल एज वेल. वो वाला पॉइंट यहां दिया है. सेम एग्जांपल है, ए एम्प्लॉयज बी एज अ ब्रिकलेयर इन बिल्डिंग अ हाउस एंड पुट्स अप द स्काफ होल्डिंग हिमसेल्फ. जो चैली थी वो उसने खुद बांधा था, लेकिन द स्काफ होल्डिंग इज अनस्किलफुली पुट अप एंड बी इज इन कॉन्सिक्वेंस हर्ट. ए मस्ट कॉम्पेंसेट टू बी. ठीक है. सो ये हो गए बेसिक कुछ पॉइंट्स, एकदम लॉजिकल है, सिंपल से पॉइंट्स हैं. अब लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज. थर्ड पार्टी के प्रति इनकी क्या क्या लायबिलिटी क्रिएट होती है ये हमको समझना है, बस खत्म हो गया. तो लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी इन राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी अगेंस्ट द प्रिंसिपल हो जाएगा आज. सो लायबिलिटीज ऑफ प्रिंसिपल. अब प्रिंसिपल की लायबिलिटी कब तक रहेगी, तो दो केस में रहेगी. एक, अगर वो अथॉरिटी के अंदर काम करता है तो यहां पे तो प्रिंसिपल लायबल रहेगा ही. एग्जांपल से समझ लेते हैं. अगर अथॉरिटी एक्सीड करेगा तो क्या होगा वो देखते हैं.
समझो थर्ड पार्टी के राइट्स की बात कर रहे हैं, लायबिलिटी अपनी लायबिलिटी है, प्रिंसिपल की लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, तो यही राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी, अपनी लायबिलिटी उसकी राइट्स, तो लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल। समझो P है, P ने A को अपॉइंट किया, P है प्रिंसिपल, A है एजेंट। मान लो ये मर्केंटाइल एजेंट है, अगर ये मर्केंटाइल एजेंट है दैट मीन्स उसको अथॉरिटी है टू बाय, टू सेल, टू प्लेज एंड टू कंसाइन। सो मर्केंटाइल एजेंट है तो उसको ये राइट होते हैं, तो इसको इंप्लाइड अथॉरिटी रहेगी। टू बाय, टू सेल, टू कंसाइन या टू प्लेज, और बाकी जनरल जो अथॉरिटी होती है ऐसे अथॉरिटीज उसको रहती है, ये इंप्लाइड है, हम मान लेते हैं। P ने समझो गुड्स भेजा था A को, लेकिन A को बोला था कि तुम अगर सेल करोगे तो 50,000 रुपए तक के ही सेल करना, 50,000 के ऊपर सेल मत करना। सो यहां पे सेल करने के लिए 50,000 का मैक्सिमम उसने अमाउंट बताया था, 50 के ऊपर अगर बेचोगे तो मुझसे पूछ के बेचना। ये हो गया एक्सप्रेस अथॉरिटी। एक मिस्टर एक्स है थर्ड पार्टी, ये गुड्स खरीद लेता है, ए सेल कर रहा है और एक्स खरीद रहा है, समझो 70,000 के गुड्स। ऐसे केस में क्या प्रिंसिपल बाइंड हो जाएगा एजेंट के एक्ट से? तो आंसर इज यस, इफ ही एक्ट्स इन गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब है दैट मीन्स एक्स इज नॉट अवेयर that authority of A has been restricted। अगर इसको पता है ऑलरेडी तो फिर यहां पे लायबिलिटी नहीं होती, लेकिन नहीं पता है तो यहां पे लायबिलिटी होती है। तो इससे एक रूल निकल के आता है, इससे एक रूल निकल के आता है कि प्रिंसिपल इज लायबल फॉर दी, ये नया नहीं है, ये पढ़ा हुआ है आपने, एक्ट्स ऑफ एजेंट इफ द एक्ट इज विद इन implied authority। Even if agent has exceeded the express authority। ठीक है, सो ये बेसिक रूल निकल के आता है। तो यही लायबिलिटी है, हम क्या पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं कि प्रिंसिपल की लायबिलिटी कितनी होती है फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट। सो प्रिंसिपल की लायबिलिटी होती है इवन इफ द एजेंट एक्सीड्स हिज अथॉरिटी, एक्सप्रेस अथॉरिटी एक्सीड भी करेगा तो भी, इफ द एक्ट इज विद इन इंप्लाइड अथॉरिटी। क्योंकि बाहर वाला तो यही देखेगा कि भाई ये एजेंट है, उसको ये थोड़ी पता लगेगा उसकी अथॉरिटी रोकी गई होगी, तो वो देखेगा जो बाहर से पता लग रहा है, एक्सप्रेस अथॉरिटी या सॉरी इंप्लाइड अथॉरिटी या एपेरेंट अथॉरिटी। तो इसी को एपेरेंट भी बोलते हैं, जो देख के पता लगती है कि ये एजेंट है, दैट मींस सेल करने का राइट होता है। तो यहां पे अगर वो सेल कर देगा तो एक्स कैन क्लेम इट फ्रॉम पी। कल चलकर गुड्स में गड़बड़ होती, कोई तकलीफ होती है या गुड्स प्राप्त नहीं हो रहे, तो एक्स कैन क्लेम इट अगेंस्ट पी। पी इज लायबल टुवर्ड्स एक्स इवन इफ ए हैज एक्सीडेड हिज अथॉरिटी। अब लेकिन क्योंकि ए ने तो ब्रीच किया है, ए ने भी गड़बड़ किया, सो यहां पे ए इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स प्रिंसिपल,
क्योंकि ही हैज एक्सीडेड द ऑथोरिटी, वह एक्सीड करता है, तो ऐसे केस में ए इज लायबल फॉर डैमेजेस। अगर कल चलकर कोई नुकसान होगा तो ए डैमेजेस पे करने को जिम्मेदार रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक रूल था, क्या बोल रहे थे हम शुरू में, हमने बोले थे पहली ड्यूटी में कि एजेंट की ड्यूटी होती है जैसा उसको इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस देंगे वैसे काम करना है। अगर उसको इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई 50,000 के ऊपर नहीं बेचना, तो नहीं बेचना था उसने। अगर उसने नहीं किया, दैट मींस ही हैज फेल्ड इन हिज ड्यूटी। अगर वो फेल हुआ है ड्यूटी में तो उसकी जिम्मेदारी है टू कॉम्पेंसेट द प्रिंसिपल। अगर लॉस होगा तो, नहीं हुआ लॉस, उसने पैसा प्रॉपर दे दिया तो फिर तो तकलीफ ही नहीं है, बट फिर भी उसने ये कार्य नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो ये पहला रूल आपको दिया हुआ है, पढ़ते हैं। So, an agent acts on behalf of principal. He is not personally liable. तो एजेंट जो है ये प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, लायबल खुद नहीं होता। प्रिंसिपल इज लायबल टू द थर्ड पार्टीज अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, सिंस देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड पासिंग ऑफ कंसिडरेशन बिटवीन एजेंट एंड थर्ड पार्टी। एजेंट इज जस्ट द कनेक्टिंग लिंक एंड ही ड्रॉप्स आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो शुरुआत से हमने यहीं से पढ़ना चालू किए थे। प्रिंसिपल्स लायबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ एजेंट विद इन ऑथोरिटी, फिर वो भले एक्सप्रेस हो या इंप्लाइड हो। तो एक्सप्रेस ऑथोरिटी में होगा वो तो बाइंड करेगा ही, इंप्लाइड में होगा तब भी बाइंड करेगा, इवन इफ ही हैज एक्सीडेड द एक्सप्रेस ऑथोरिटी। प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट which are within the scope of his authority. Agent is not required to disclose the name of principal. ये भी ध्यान रखना, आगे मैं बताऊंगा। एजेंट को प्रिंसिपल का नाम बताने की जिम्मेदारी नहीं होती। अगर वो सिर्फ इतना डिस्क्लोज कर देगा कि मैं एजेंट हूं तो दैट इज अ सफिशिएंट डिस्क्लोजर। सो उसने सिर्फ बोल दिया मैं एजेंट हूं, किसका एजेंट हूं वो नहीं बताया तो भी चलता है। He is under no obligation to disclose the name of principal. If he discloses merely that he is an agent, then it will be a sufficient disclosure. ठीक है, so ये उसका राइट होता है। इलस्ट्रेशन दिया है, B buys goods from A for rupees 50,000, knowing that he is an agent in the contract, but not knowing who the principal is. फिर भी A's principal P is entitled to claim from B the price of the goods. तो भले उसने नाम डिस्क्लोज नहीं किया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में। सो एजेंट सिर्फ इतना डिस्क्लोज कर दे दैट ही इज एजेंट, दैट इज सफिशिएंट। सपोज इन एग्जांपल A above, B has a right to recover 10,000 from A. अब इसको बना ही लेते हैं। B क्या कर रहा है? B buys goods from A. A से गुड्स खरीद रहा है और गुड्स की कीमत है 50,000 की। Knowing that he is an agent in the contract, but not knowing who the principal is. उसको ये नहीं पता है कि P is the principal. तो ऐसे केस में वही दिया है, A is principal P. P is entitled to claim from B. यहां पे भी फिर भी P can claim from B the amount 50,000 वो रिकवर कर सकता है, क्योंकि 50,000 के गुड्स बेचे गए थे तो 50,000 रुपए वो क्लेम कर सकता है फ्रॉम द थर्ड पार्टी। तो B is the third party, A is the agent, P is the principal. Suppose in the example above, B had a right to recover 10,000 from A. अगर उसको यहां से 10,000 रिसीव करना रहता और 50,000 पे करना पड़ा होता, so B cannot claim set off of this amount from money payable to P. तो ये भी वो क्लेम नहीं कर सकता सेट ऑफ। तो जब नाम डिस्क्लोज नहीं किया है तो वो सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक सेट ऑफ वाला रूल भी है, आपको मेरे ख्याल से कोर्स में पूरा नहीं दिया था। हाँ, ये आगे हम ये चीज जो अभी पढ़े ये यहाँ पे पढ़ेंगे राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज में, कि एजेंट अगर डिस्क्लोज ही नहीं करता एजेंसी तो क्या होगा, फिर एजेंट अगर डिस्क्लोज करता है तो क्या होगा, बट उसने ये नहीं बताया कि प्रिंसिपल कौन है। तो ये देखेंगे अपन, तो आगे अभी बढ़ेंगे तो और पॉइंट्स इस पे आएंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अगर एजेंट सिर्फ ये बोल देता है मैं एजेंट हूं तो दैट इज सफिशिएंट।
उसको प्रिंसिपल का नाम बताने की आवश्यकता नहीं होती। अब क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन एजेंट एक्सीड्स द अथॉरिटी। अगर एजेंट अथॉरिटी जितनी दी थी उससे ज्यादा काम करता है तो क्या होगा। सो दो केस हो सकते हैं, एक अथॉरिटी इज सेपरेबल, दूसरी अथॉरिटी कैन नॉट बी सेपरेटेड। अगर अथॉरिटी सेपरेबल है तो जितना विद इन अथॉरिटी है वो वैलिड होता है, जितना बियॉन्ड अथॉरिटी है वो वॉइड हो जाता है। जब वो अलग कर सकते हैं हम कि इतना विद इन था, इतना अगेंस्ट था, तो विद इन वाला वैलिड है और अगेंस्ट वाला वॉइड है। लेकिन अगर सेपरेट नहीं कर सकते तो प्रिंसिपल पूरे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मान सकता है। ठीक है। सो व्हेन द एजेंट डज मोर देन ही हैज बीन ऑथराइज्ड टू डू एंड व्हेन द पार्ट ऑफ व्हाट ही डज which is within authority can be separated from the part which is beyond the authority, तो जितना within authority था उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है between him and the principal। between him and the principal ये जो रूल है ये between agent and the principal काम करता है। ये रूल से थर्ड पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता। एग्जाम्पल दिया आपको, बी ऑथराइज करता है ए को टू बाय 500 शीप। अब बी जाता है और वो एक थर्ड पार्टी से खरीद के ला लेता है, 500 शीप भी खरीद लिया और साथ में 200 काऊ गाय भी खरीदा। अब उसको सिर्फ शीप खरीदने बोला था, उसने गाय भी खरीद लिया। अब यहां पे दोनों का कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है। शीप जो खरीदा उसने 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और गाय खरीदने का 4 लाख रुपए का हुआ। तो पहले तो ये बात फिर बता दूं, ये जो रूल हम पढ़ रहे हैं इट इज एज बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल, एजेंट और प्रिंसिपल के बीच का रूल है ये। ठीक है। थर्ड पार्टी को तो पहले पूरा पैसा देना पड़ेगा, बट बाद में बी बोल सकता है ए को कि मैंने तो सिर्फ इतना बोला था, तो मैं तुमको सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए लायबल हूं, बाकी जो तुमने ऑथोरिटी एक्सीड किया है इससे मैं बाइंड नहीं होता। सो यहां पे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बाइंड कर देगा, बट ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको वो रिकॉग्नाइज करने से मना कर सकता है, इट विल नॉट बाइंड। तो कौन सा बाइंड करेगा, सो विच वॉज विद इन ऑथोरिटी, सो इज बाइंडिंग एज बिटवीन हिम एंड द प्रिंसिपल, एंड विच इज बियॉन्ड द ऑथोरिटी इट विल नॉट बाइंड। ठीक है। तो एजेंट फिर जो भी नुकसान हुआ है वो नुकसान इसको रीपे करके देगा, क्योंकि विदाउट अथॉरिटी उसने वो कार्य किया है। बट अगर अथॉरिटी सेपरेट नहीं कर सकते थे, जैसे सेम एग्जांपल कोई कंटिन्यू करते, बी है, इसने ए को बोला था तुम मेरे लिए 500 भेड़ खरीदो। ए ने क्या किया, थर्ड पार्टी के पास गया, उसने 500 भेड़ और 200 गाय खरीद लिया, तो शीप भी खरीद लिया और काऊ भी खरीद लिया, और एक पेमेंट किया उसने टोटल 9 लाख का। इसमें इसने कोई एग्री नहीं किया कि कितना पेमेंट गाय का है और कितना पेमेंट शीप का है, तो ये एग्री नहीं किया। दैट मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट अब अलग नहीं किया जा सकता, इट इज नॉट सेपरेबल। तो यहां पे बी ए को बोल सकता है कि आई विल नॉट रिकॉग्नाइज दिस ट्रांजेक्शन, वो इसको कैंसिल कर सकता है, तो वो इसको रेपिडिएट कर सकता है। तो ही इज नॉट बाउंड टू रिकॉग्नाइज द ट्रांजेक्शन। सो ये भी एज बिटवीन हिम एंड द प्रिंसिपल है। थर्ड पार्टी को तो पहले पैसा देना पड़ेगा, बाद में फिर वो ए से रिकवरी करते बैठेगा। ठीक है। सो कभी भी थर्ड पार्टी का लॉस नहीं होने दिया जाएगा इफ इट इज विद इन द इंप्लाइड ऑथोरिटी। वेयर एन एजेंट डज मोर देन ही इज ऑथराइज्ड टू डू and what he does beyond the scope of his authority cannot be separated from within authority. The principal is not bound to recognize the transaction. Same चीज दी है, बी ए को बोलता है 500 शीप खरीदो, वो 500 शीप और 200 काऊ खरीद लेता है 9 लाख रुपए में। बी इज लायबल टू पे द एजेंट फॉर द शीप एंड नॉट फॉर काऊ, बट बी कैन रेप्यूडिएट द होल ट्रांजेक्शन। एक सेकेंड, ये काट दो, ये गड़बड़ हो गई, बुक में ठीक हो गई होगी, ये काट दो। सिर्फ बी कैन रेप्यूडिएट द होल ट्रांजेक्शन, वो कॉपी पेस्ट हुआ है ना, तो एक्चुअली क्या करते, बुक बनाते वक्त यहां से एग्जांपल उठाए, यहां पेस्ट किए, जो चेंज करना था उतने पॉइंट चेंज कर देते, तो ये लाइन हटानी रह गई।
और ये लाइन आ गई, तो ये लाइन काट दो। सो यहां पे बी कैन रेप्यूडिएट द होल ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि ये पूरा ट्रांजैक्शन सेपरेबल नहीं है, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है, इसमें हम ये नहीं बता सकते कितना अमाउंट गाय का है और कितना भेड़ का है। ठीक है, टोटल एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये काट दो, ये गलती से आया है, कॉपी पेस्ट एरर। फिर एक्सेप्शन है, अगर प्रिंसिपल खुद दर्शाता है कि एजेंट जो कर रहा है वो अलाउड है, तो ऐसे केस में ही विल बी लायबल। सो वही एस्टॉपल वाला रूल है, तो ये और कुछ नहीं, ये एस्टॉपल है। अगर प्रिंसिपल ऐसा दर्शाता है कि एजेंट जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है, तो ऐसे केस में एस्टॉपल अप्लाई हो जाएगा एंड प्रिंसिपल विल नॉट बी एबल टू डिनाई इट लेटर ऑन। ठीक है, तो वो मुकर नहीं सकता। तो व्हेन एजेंट हैज विदाउट अथॉरिटी डन एक्ट्स और इनकर्ड ऑब्लिगेशन, तो अथॉरिटी एक्चुअल में नहीं थी, to the third party on behalf of his principal, the principal is bound by such act or obligation if अगर he has by words or conduct induced the third party to believe that such act and obligations were within the scope of agent's authority। तो वही है, कुछ नया नहीं है ये, इसी को हम बोलते हैं estoppel। He will be stopped from denying the fact later on। तो उसने पहले ये दर्शा दिया कि जो भी एजेंट कर रहा है वैलिड है, तो बाद में मुकर नहीं सकता। A consigns goods to B for sale and gives him instructions not to sell under a fixed price। तो एक पर्टिकुलर प्राइस बोल दिया, इससे कम में मत बेचना। C being ignorant of B's instruction enters into contract with B to buy the goods at a price lower than the reserved price। A is bound by the contract। So ये भी A यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये चीज थर्ड पार्टी को नहीं पता है, थर्ड पार्टी इज इंड्यूस्ड टू बाय। ऐसे केस में वो यहाँ पे ये भी बताया और कि ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स हैं रिलेवेंट फॉर डिसाइडिंग द राइट्स बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल। थर्ड पार्टी तो पूरा पैसा रिकवर कर ही सकता है, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे जितने भी केसेस हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी कैन ऑलवेज रिकवर द अमाउंट, यहाँ पे भी। बट ये जो रूल है, ये रूल बताता है एज बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल। ठीक है, तो इनके बीच में क्या रिलेशंस क्रिएट हो रहे हैं वो बताया है। ठीक है, सो ऐसा है। फिर और कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। जब आप एजेंट को कोई जानकारी देते हैं तो मान लिया जाता है प्रिंसिपल को जानकारी मिल गई। सो व्हाट हैपेंस व्हेन अ नोटिस इज गिवन टू एन एजेंट। नोटिस का मतलब कोई लीगल नोटिस की बात नहीं हो रही, जरूरी नहीं कि कोई राइटिंग में लीगल नोटिस हो। नोटिस का मतलब है सिंपली जानकारी देना, सिर्फ हमने बता दिए तो वो भी वैलिड होता है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी को कुछ बताना है, मैं उसके एजेंट को अगर इन्फॉर्म कर दूंगा तो मान लिया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी को बता दिया। ठीक है, एनी नोटिस गिवन टू एन एजेंट और इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय हिम विल बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन टू द प्रिंसिपल। तो एजेंट को जो जानकारी दे दी मान ली जाएगी प्रिंसिपल को मिल गई। Thus, where the agent of an insurance company negotiates with a customer who had suffered a loss in an accident, insurance company is deemed to have knowledge of the fact। So, अगर आपने उनको बता दिया है एजेंट्स को, तो मान लिया जाएगा कि इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी मिल चुकी है। फिर ये भी पॉइंट पता है आपको, प्रिंसिपल लायबल होता है इवन फॉर एजेंट्स फ्रॉड। अगर एजेंट कोई फ्रॉड भी कर रहा है तो भी प्रिंसिपल फंस जाएगा। अगर आगे वाला गुड फेथ में एक्ट करता है तो, एंड फ्रॉड इज विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी। जैसे कि मैंने किसी एजेंट को अपॉइंट किया, अब उसको बोला नहीं था, फिर भी जाके वो कोई गुड्स खरीद के ला लेता है उधारी में, तो ऐसे केस में ये फ्रॉड हो गया क्योंकि एजेंट धोखा कर रहा है। तो यहां पे फिर भी मैं जिम्मेदार हूं, मुझे उसको पैसा पे करना पड़ेगा क्योंकि इट इज विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो वही दिया है, इफ द एजेंट कमिट्स एनी टॉर्ट और अदर रॉन्ग, जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन या इवन फ्रॉड during agency while acting within the scope of his actual or apparent authority, then the principal is liable, but agent is also personally liable। ऐसे केस में एजेंट भी personally liable हो जाता है। he may also be sued। the principal is liable even if the tort is committed exclusively for the benefit of the agent and against the interest of principal, but misrepresentation made or fraud committed by agent in matters which do not fall within his authority do not affect the principal। जो authority के beyond है उससे principal bind नहीं होगा। एग्जाम्पल दिया है, A being
द एजेंट ऑफ पी, पी ने ए को अपॉइंट किया फॉर द सेल ऑफ गुड्स, इंड्यूसेस सी टू बाय देम बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। अब ए ने क्या किया, ए ने धोखाधड़ी किया, मिसरिप्रेजेंटेशन किया और सी को ये गुड्स बेच दिया, विच ही वॉज नॉट ऑथराइज्ड बाय पी, जबकि पी ने ये बोला ही नहीं था टू मेक। पी इज लायबल फॉर द मिसरिप्रेजेंटेशन, फिर भी पी लायबल हो जाएगा, स्टिल पी इज लायबल फॉर द मिसरिप्रेजेंटेशन इफ सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज विद इन द इम्प्लाइड ऑथोरिटी। ठीक है, एंड दस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एज बिटवीन पी एंड सी। तो कल चलकर ये भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, क्योंकि एजेंट के साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ तो मिसरिप्रेजेंटेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वॉइडेबल होते हैं, तो यहां पे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल किया जा सकेगा। ठीक है, तो एकदम बेसिक पॉइंट्स है, ये भी एकदम ही जनरल है, इसमें ज्यादा समझाने वाला भी नहीं है, बस रीड करने की पॉइंट्स है। अब ऐसे कुछ रूल्स जहां पे प्रिंसिपल लायबल नहीं होता और एजेंट पर्सनली लायबल होता है, ऐसे रूल्स पढ़ते हैं, बस खत्म ही हो गया। So personal responsibility of agent. जनरल रूल ये है कि अगर एजेंट ने कोई कार्य कर दिया तो एजेंट उसके लिए फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो ड्रॉप आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के। तो ये जनरल रूल है। सो जनरल रूल इज दैट ओनली प्रिंसिपल कैन एनफोर्स एंड बी हेल्ड लायबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय एन एजेंट, एक्सेप्ट वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। तो जनरल रूल ये है कि एक बार एजेंट ने कार्य कर दिया तो एजेंट ड्रॉप्स आउट एंड कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है, दैट मींस इन केसेस में प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, एजेंट पर्सनली लायबल होगा, या ऐसा भी हो सकता है प्रिंसिपल भी लायबल है बट एजेंट भी पर्सनली लायबल है। पहला केस जहां पे एक फॉरेन प्रिंसिपल है, फॉरेन प्रिंसिपल के केस में हम एजेंट पे एक्शन ले सकते हैं। फॉरेन प्रिंसिपल मींस जब प्रिंसिपल दूसरे देश में रहता है, सो हम प्रिंसिपल पे एक्शन ना लेते हुए एजेंट पे एक्शन ले सकते हैं। So when the agent has entered into contract for sale or purchase of goods on behalf of principal resident abroad, the presumption is that agent undertakes to be personally liable for performance of such contract. फिर unnamed और undisclosed principal, जब उसने बताया ही नहीं कि प्रिंसिपल कौन है या प्रिंसिपल है या नहीं. So when the agent does not disclose the name of principal or does not disclose the agency, then there arises a presumption that he himself undertakes to be personally liable. एकदम बेसिक पॉइंट्स है ये भी. नॉन एग्जिस्टेंट और इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल, तो वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर समझो एक माइनर है, माइनर ने एक व्यक्ति को एजेंट अपॉइंट किया और एजेंट थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो थर्ड पार्टी और एजेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, एजेंट विल बी पर्सनली लायबल एंड माइनर इज नॉट लायबल. ठीक है, वैसे माइनर कैन नॉट अपॉइंट एन एजेंट, बट अगर कभी होता भी है फ्रॉडुलेंटली या किसी प्रकार से, तो ऐसे केस में माइनर लायबल नहीं होगा बट एजेंट विल बी लायबल. वेयर द प्रिंसिपल दो डिस्क्लोज कैन नॉट बी स्यूड, क्योंकि प्रिंसिपल पे एक्शन नहीं ले सकते माइनर होने के कारण, एजेंट इज प्रिज्यूम टू बी पर्सनली लायबल. जब एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है फॉर अ माइनर, दैट मींस प्रिंसिपल आपका माइनर है, माइनर लायबल नहीं होगा तो एजेंट पर्सनली लायबल हो जाएगा. This result may not however follow where the other party already knows that the principal is minor. ये भी आपको पता है, जब इसको पहले से पता है कि ये माइनर है तो फिर वो एजेंट पे भी एक्शन नहीं ले पाएगा. ठीक है, तो उसने तो फिर कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहिए था. फिर प्रिटेंडेड एजेंट और अनऑथराइज्ड एजेंट, ये सिमिलर होता है एस्टॉपल जैसा, लेकिन फर्क ये होता है एस्टॉपल में क्या हो रहा है, जैसे आप किसी के पास जाके बोल रहे कि मैं शर्मा जी का एजेंट हूं, यहां स्टॉपल लग जाएगा जब मैं सामने खड़ा हूं. अगर मैं सामने नहीं खड़ा हूं, आपने ऐसे ही किसी को जाके बोल दिया मैं शर्मा जी का एजेंट हूं, अब मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, तो यहां स्टॉपल नहीं लगता, यहां ऐसा माना जाएगा कि आप पर्सनली लायबल हो. क्यों? क्योंकि यहां पे मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है. स्टॉपल तब लगता है जब मुझे पता था फिर भी मैं वो कार्य होने दे रहा हूं,
So, जब मेरे सामने नहीं हुआ तो उसको हम बोलते हैं प्रिटेंडेड एजेंट। वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है, बन रहा है एजेंट, जबकि एक्चुअल में नहीं है, तो अनऑथोराइज्ड एजेंट है वो। तो पर्सन जो झूठ बोल रहा है, अनट्रूली रिप्रेजेंट हिमसेल्फ टू बी ऑथोराइज्ड एजेंट ऑफ अनदर, एंड उसने थर्ड पार्टी को इंड्यूस कर लिया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ऐसे केस में वो प्रिटेंडेड एजेंट कहलाता है। यहां पे स्टॉपल नहीं लगता, सिंस ये वाले केस में प्रिंसिपल इज नॉट अवेयर कि रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहां पे इसलिए स्टॉपल नहीं लगता। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 235, प्रिटेंडेड एजेंट इज लायबल टू मेक कॉम्पेंसेशन टू थर्ड पार्टी फॉर द लॉस और डैमेज कॉज ड्यू टू अनट्रू रिप्रेजेंटेशन। सो प्रिंसिपल को इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर प्रिंसिपल को पता रहता फिर भी अलाउ करता तो स्टॉपल लगा होता। सो ऐसा है। फिर राइट्स ऑफ, हाँ, एजेंट एक्सीड्स ऑथोरिटी, ये भी हमने पढ़े। जब एजेंट ऑथोरिटी एक्सीड करेगा तो ऐसे केस में भी एजेंट विल बी पर्सनली लायबल। सो वही पॉइंट है, when agent exceeds his authority beyond implied authority and thereby misleads the third person in believing that he has requisite authority, then agent can be made personally liable. फिर rights of third parties। अब थर्ड पार्टी को क्या क्या अधिकार मिलते हैं? थर्ड पार्टी को अधिकार होता है कि वो प्रिंसिपल से क्लेम कर सकता है। तो इसमें अलग अलग राइट्स बताए हैं। पहला, when agent does not disclose agency, उसने एजेंसी बताया ही नहीं। So, जब एजेंट ने बोला ही नहीं वो एजेंट है, तो थर्ड पार्टी किस पे एक्शन लेगा? एजेंट के ऊपर, प्रिंसिपल पे नहीं लेगा, क्योंकि उसने बताया ही नहीं कोई प्रिंसिपल है। दैट मीन्स ही इज एक्टिंग पर्सनली। तो जब एजेंट पर्सनली कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहां पे थर्ड पार्टी विल टेक एक्शन ऑन एजेंट। इफ एजेंट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद पर्सन जिसको पता ही नहीं, ना ही उसको सस्पिशन है दैट ही इज एन एजेंट, तो प्रिंसिपल may require the performance of the contract, but other party has as against principal the same right as would have had as against the agent if the agent had been principal। अब इसको मैं 3 रूल्स में बता देता हूं, यही जो पॉइंट्स है इसको हम 3 रूल्स से बता देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ फर्स्ट वाला, ये वाला, when the agent does not disclose agency, यहां क्या क्या होता है? If agent does not disclose agency, तो यहां पे पहला रूल निकल के आएगा, जनरल रूल, एजेंट इज पर्सनली लायबल। ये कहां लिखा है? अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर पढ़े थे। अगर उसने डिस्क्लोज ही नहीं किया कि कोई प्रिंसिपल है तो ऐसे केस में ही इज पर्सनली लायबल। ठीक है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये पहली चीज हो गई। ठीक है, फिर जैसे सिंपल सा एग्जांपल, एक पी है, प्रिंसिपल है, एक एजेंट है। एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बट एजेंट ने डिस्क्लोज ही नहीं किया, डज नॉट डिस्क्लोज that he is an agent। तो थर्ड पार्टी ने इसी को प्रिंसिपल मान के कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो यहां पे जनरल रूल है कि थर्ड पार्टी और एजेंट ये दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड प्रिंसिपल इसमें लायबल नहीं होता, एजेंट इज पर्सनली लायबल। ठीक है, ये जनरल रूल है। एंड साथ में प्रिंसिपल इज नॉट लायबल। बट अब इसके एक्सेप्शंस, इसके बाद जो सेक्शन है 231, ये एक्सेप्शन बताता है। इसमें प्रिंसिपल को एक राइट होता है। तो ये फर्स्ट चीज हो गई, फर्स्ट इवेंट। दूसरा है प्रिंसिपल हैज अ राइट टू स्यू थर्ड पार्टी। समझो यहां पे सेल किया था, तो यहां पे पैसा अगर नहीं देगा थर्ड पार्टी, तो वैसे जनरल रूल तो है एजेंट कैन स्यू द थर्ड पार्टी कैन स्यू द एजेंट। लेकिन पी हैज अ राइट
टू इंटरफियर, वो इंटरफियर करेगा इस कॉन्ट्रैक्ट में, एंड क्लेम परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी। सो जनरल रूल ये है कि एजेंट पर्सनली लायबल होता है, प्रिंसिपल लायबल नहीं होता, बट प्रिंसिपल को अधिकार है वो इंटरफियर करके परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है। अगर प्रिंसिपल इंटरफियर करेगा तो ये सेकेंड चीज हो गई, तो यहां पे थर्ड पार्टी विल गेट द राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल। सो थर्ड पार्टी कैन टेक एक्शन against P if P discloses the agency। तो उसने बाद में जब एजेंसी के बारे में बताया तो प्रिंसिपल क्लेम कर सकता है परफॉर्मेंस, एंड थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो क्लेम द परफॉर्मेंस। ये थर्ड चीज हो गई। एक और रूल आता है इसमें, थोड़ा अलग रूल है, ये डायग्राम से अलग बताता हूं। यहां पे बेसिक रूल ये है कि अगर एजेंट ने बताया नहीं था वो एजेंट है, तो थर्ड पार्टी और एजेंट के बीच कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने के पहले अगर थर्ड पार्टी को बता दिया जाता है कि भाई ये एजेंट है और ये प्रिंसिपल था, तो थर्ड पार्टी को एक राइट होता है, थर्ड पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड भी कर सकता है। अवॉइड कब कर सकता है, इसकी एक कंडीशन है। अगर थर्ड पार्टी ये प्रूव कर देता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम इसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या तुम खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट ही एंटर नहीं करता, ऐसे केस में फिर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कैंसिल कर सकता है। ठीक है, ये वैसे ही वो बचपन में आप मूवीज देखते होंगे, वो मूवीज में नहीं बताते थे कि एक हीरो है, हीरोइन है, हीरो जो है वो बलवंत सिंह का लड़का है और हीरोइन जो है वो कोई ठाकुर, दूसरे कोई ठाकुर की लड़की होती है। अब ये दोनों घनिष्ठ प्रेम करते हैं एक दूसरे, ठाकुर लोग नहीं, उनके बच्चे। सो दोनों घनिष्ठ प्रेम करते हैं। लड़की बताती है पिताजी को, पिताजी मैं वो लड़के से बड़ा प्रेम करती हूँ। फिर बोलते हैं ठीक है कल उसको बुला लो। लड़का आता है, पिताजी खुशी खुशी हाँ कर देते हैं। फिर बाद में 2 दिन बाद पता लगता है अरे ये तो ठाकुर बलवंत सिंह का लड़का है। फिर पिताजी यहाँ उसको कैंसिल कर सकते हैं। वो क्या बोलते हैं, बेटा अगर मुझे पहले से पता होता कि ये बलवंत का लड़का है तो मैं तेरी शादी को कभी हाँ नहीं करता। बस वैसे ही रूल है कि बेटा अगर मेरे को पहले से पता होता कि तू इसके लिए काम कर रहा है तो मैं कभी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करता। अगर वो ये प्रूव कर देता है देन ही कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वैसा रूल है। ठीक है, तो कहानी में जाना पड़ता है कभी कभी समझाने के लिए। तो ऐसा मूवीज में देखे होंगे आपने, ऐसा होता है, पहले हाँ कर देते हैं फिर बाद में बोलते हैं अरे तू तो उसका लड़का है और इनकी और हमारी खानदानी दुश्मनी है, तो फिर मना किया जाता है। सो वैसे ही है, सो वही है। सो देखो ये 3 रूल्स निकल के आते हैं। तो पहला रूल तो ये है जो जनरल रूल यहां दिया है, अगर आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया, वेयर एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द प्रिंसिपल या डज नॉट डिस्क्लोज द एजेंसी, देन सिंपली वो पर्सनली लायबल होता है। ये बेसिक रूल है। फिर एजेंट अगर डिस्क्लोज नहीं करेगा तो द प्रिंसिपल में रिक्वायर परफॉर्मेंस, प्रिंसिपल इंटरफियर कर सकता है, बट द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हैज एज अगेंस्ट प्रिंसिपल द सेम राइट as would have had against the agent if agent had been principal. That means जैसे ये डिस्क्लोज करेगा तो फिर थर्ड पार्टी को भी राइट मिल जाएगा अगेंस्ट द प्रिंसिपल। इफ प्रिंसिपल डिस्क्लोजेस हिमसेल्फ बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, ये वही बताया जो मैंने अभी आपको एग्जांपल से बताया कि प्रिंसिपल अगर डिस्क्लोज कर देता है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के पहले कि मैं प्रिंसिपल हूं, ये सिर्फ एजेंट है, द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, थर्ड पार्टी, ये रिफ्यूज भी कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने से। इफ ही कैन शो, अगर वो ये प्रूव कर सकता है कि अगर मुझे पहले से पता होता कि प्रिंसिपल कौन है या मुझे पता होता कि एजेंट प्रिंसिपल नहीं है तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया होता। तो अगर वो ये प्रूव कर देता है तो ही कैन इवन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। इलस्ट्रेशन दिया एक मिस्टर पी है, पी ने ए को अपॉइंट किया एजेंट। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बिजनेस है, वो बिजनेस का लाइसेंस लेने के लिए, फार्मास्यूटिकल बिजनेस का लाइसेंस मिलता है, समझो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वहां से। सो गवर्नमेंट के पास अप्लाई किया फॉर लाइसेंस।
अब गवर्नमेंट को जानबूझ के डिस्क्लोज नहीं किया गया कि ए किसके लिए काम कर रहा है, उसने डायरेक्टली खुद के नाम से लाइसेंस का फॉर्म भरा। अगर गवर्नमेंट को कल चलकर पता लग जाता है कि ये तो इसके लिए काम कर रहा है और पी वॉज डीबार्ड, इसको लाइसेंस लेने को मना किया गया है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कैन कैंसिल दिस लाइसेंस एज वेल। ठीक है, सो वैसे ही है। सो पी को बोला गया था तुम अगर लाइसेंस अप्लाई करोगे तो तुमको नहीं मिलेगा, इसीलिए उसने ए को अपॉइंट किया और उसके थ्रू लाइसेंस अप्लाई कर लिया। जब गवर्नमेंट को ध्यान आएगा कि एक्चुअली तो ये पी के लिए काम कर रहा है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कैन कैंसिल दिस लाइसेंस एज वेल। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कैन प्रूव कि अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम अपने लिए लाइसेंस ले रहे तो हम कभी अलॉट ही नहीं करते। ठीक है, सो वही सेम एग्जांपल है ठाकुर बलवंत सिंह वाला। So P was debarred from applying license for pharmaceutical business और इसीलिए he appointed A as agent to apply for license to be used by P। लाइसेंस इशुइंग अथॉरिटी को अगर पता लग जाएगा कि ये P के लिए काम कर रहा है तो वो फिर रेपिडिएट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। फिर अगला पॉइंट है प्रिंसिपल कैन ऑब्टेन ओनली सबसिस्टिंग राइट्स। अगर प्रिंसिपल कभी इंटरफियर करता भी है तो प्रिंसिपल को उतने ही अधिकार मिलेंगे जितने बचे थे। मान लो ये 10 लाख के गुड्स थे, इसमें ऑलरेडी 4 लाख रुपए पे हो गया है, अब प्रिंसिपल इंटरफियर करता है तो वो बचा हुआ सिर्फ 6 लाख रुपए ही क्लेम कर सकता है। सो ये एकदम जनरल रूल है। तो 10 लाख के गुड्स में ऑलरेडी 4 पे कर दिया तो सबसिस्टिंग राइट, बचे हुए अधिकार क्लेम कर सकते हैं। सो वही लिखा है when agent does not disclose that he is acting as agent and principal बीच में आके परफॉर्म करवा लेता है, ऐसे केस में principal can obtain such performance subject to rights and obligations subsisting between agent and third party। same example है A owes 50,000 to B, sells 1 lakh rupees worth of rice to B। तो A को कुछ पैसा पे करना था, B को 50,000 रुपए, और ए बदले में यहां पे सेल करता है 1 लाख का राइस। इसने राइस 1 लाख रुपए का सेल किया। ए इज एक्टिंग एज एजेंट फॉर सी। अब जो ए है ये एक्चुअली सी का एजेंट है, सी इज द प्रिंसिपल। कल चलकर सी जब बताएगा कि ये मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है तो बी इसको कितने रुपए वापस करेगा? सो बी यहां पे 50,000 तो ऑलरेडी लेने बचे हैं, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 1 लाख के बदले वो सिर्फ 50,000 रुपए पे करने को जिम्मेदार है। तो यहां पे B विल बी लायबल टू पे ओनली 50,000 टू C। ठीक है, वही दिया हुआ है। सो A ओज 50,000 टू B, A को ऑलरेडी 50,000 पे करना था और उसने बेचा 1 लाख का राइस, बट A सिर्फ एजेंट करके काम कर रहा है C का। B को इसकी कोई नॉलेज नहीं, कोई सस्पिशन नहीं है। C cannot compel B, C ऐसा नहीं बोल सकता मुझे पूरा 1 लाख रुपए दो। C cannot compel B to take rice without allowing him to set off A's debt. Thus B can set off the debt of 50,000 of A and pay only balance rupees 50,000 to C। However, अगर ये पहले से पता होता, सेम केस, लेकिन अगर B को पहले से पता होता कि ये राइस के लिए ये सिर्फ एज एजेंट काम कर रहा है तो B कैन नॉट सेट ऑफ दी 50,000, वो सेट ऑफ नहीं कर सकता। ठीक है, सो इफ B knows before the transaction that A is only as agent, then B is liable to pay full 1 lakh rupees. He cannot adjust 50,000। फिर राइट ऑफ पर्सन डीलिंग विथ एजेंट पर्सनली लायबल। सो जब एजेंट पर्सनली लायबल है तो ऐसे केस में थर्ड पार्टी को क्या क्या राइट मिलता है? तो ही कैन स्यू एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल, दोनों को लायबल ठहरा सकता है। इन केस वेयर एजेंट इज पर्सनली लायबल, पर्सन डीलिंग विथ हिम यानी थर्ड पार्टी मे होल्ड आइदर द एजेंट और प्रिंसिपल और बोथ ऑफ देम लायबल। A enters into contract with B to sell 100 bales of cotton. Afterward discovers B was acting as agent for C. A may either sue B or C or both। जैसे यही वाला केस है, यहां पे जब P ने बता दिया कि मैं इसका प्रिंसिपल हूं तो थर्ड पार्टी हैज अ राइट टू sue both, either A और P और both, दोनों पे केस फाइल कर सकता है। ठीक है, सो ये तब की बात है जब एजेंट इज पर्सनली लायबल।
बट बाद में उसने इन्फॉर्म कर दिया, तो जैसे इन्फॉर्म करेगा अब थर्ड पार्टी गेट्स द राइट अगेंस्ट ए एज वेल एज पी। जनरल रूल होता है ए पे एक्शन नहीं ले सकते, बट ऐसे केस में ए पे भी एक्शन ले पाएगा और पी पे भी। ठीक है। फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंड्यूसिंग एजेंट और प्रिंसिपल टू एक्ट ऑन बिलीव दैट प्रिंसिपल और एजेंट विल बी हेल्ड एक्सक्लूसिवली लायबल। ये एक्चुअली दो रूल है, आपके इंस्टीट्यूट ने एक साथ रखा है, बट इसको अलग अलग पढ़ते हैं। पहला केस, पर्सन इंड्यूसेस एजेंट, पर्सन यानी थर्ड पार्टी एजेंट को भरोसा दिलाता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लो, एक्चुअल लायबिलिटी प्रिंसिपल की ही रहेगी। तो ऐसे केस में जब थर्ड पार्टी ने क्लियरली बोला है तो फिर प्रिंसिपल विल बी पर्सनली प्रिंसिपल विल ओनली बी लायबल एंड एजेंट विल नॉट बी लायबल। ठीक है। So when a person who has made a contract with agent induces agent to act upon the belief that principal only will be held liable, then the third party cannot hold liable the agent. ठीक है। और इसका अपोजिट, अगर पर्सन इंड्यूसेस प्रिंसिपल दैट एजेंट विल बी लायबल, सो अगर पर्सन ने ये बोला था एजेंट ही लायबल रहेगा तो फिर वो प्रिंसिपल से क्लेम नहीं कर पाएगा। सो व्हेन द थर्ड पर्सन who has made a contract induces principal to act upon the belief that the agent only will be held liable, then he cannot afterwards hold the principal liable. ठीक है। सेम ही चीज है, एक ही सेक्शन में है, बट उसको अलग अलग पढ़ो तो अच्छे से समझ में आता है। तो बेसिक ही पॉइंट्स हैं, इनमें ज्यादा ऐसा समझाने के कुछ है नहीं, एकदम जनरल पॉइंट्स हैं। सो आप रीड करके भी समझ सकते हैं, बट मेरा काम है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो वैसे ये वाले चीजों में समझाने का कुछ है नहीं, एकदम लॉजिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है। सो यहां तक कोई डाउट होगा तो आप पूछ लो, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्या क्या क्या? हाँ, सी 50,000, हाँ लेगा ना वो। इनका सवाल है कि यहाँ पे इसको सिर्फ 50,000 मिले, वैसे इसके तो 1 लाख के गुड्स बिके हैं, तो इसको 50,000 यहां से लेने का राइट होना चाहिए क्या? तो यस, ये इसका राइट है, तो ए से वो 50,000 क्लेम कर लेगा। ठीक है। बस खत्म हो गया, रिवोकेशन और इररिवोकेबल एजेंसी चैप्टर समाप्त। रिवोकेशन ऑफ ऑथोरिटी, रिवोक करना है ना, वापस लेना। तो एजेंसी कैसे कैसे टर्मिनेट होती है, दो प्रकार से इसको हम बोल सकते हैं, एक तो एक्ट ऑफ द पार्टीज से, दूसरा ऑपरेशन ऑफ लॉ से। तो वैसे आपको यहां पे अलग प्रकार से बताया नहीं है, बट अगर हम समझना चाहें तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये एक्ट ऑफ द पार्टीज से है, और ये ऑटोमेटिक है आगे के। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। सो पहले मैं एक्ट ऑफ द पार्टीज अलग से बताता हूं और फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ। आपके इंस्टीट्यूट ने एक साथ दिया इसलिए एक साथ मैंने रखा हूं, नहीं तो वैसे ये एक चीज है जब हम खुद से अपने मन से उसको कैंसिल कर सकते हैं, और दूसरा जब अपने आप ये खत्म हो जाएगी। तो नीचे जगह यही बता देता हूं। तो अगर टर्मिनेशन बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज है, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, इसको 2 हिस्से में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला एक्ट ऑफ द पार्टीज, दूसरा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एक्ट ऑफ द पार्टीज में अगेन 2 चीज होती है, एक रिवोकेशन, दूसरा रिनंसिएशन। और ऑपरेशन ऑफ लॉ में बाकी की बेसिक चीजें, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, रिफ्लक्स ऑफ टाइम, वो सब चीजें। रिवोकेशन कब होता है? रिवोकेशन का मतलब है प्रिंसिपल
टेक्स बैक द एजेंसी। और रिनंसिएशन का मतलब है एजेंट गिव्स अप द एजेंसी। तो रिवोक करने का मतलब है वापस लेना। मैंने एजेंसी दिया था, मैंने वापस ले लिया, रिवोक हो गया। रिनाउंस करना है, छोड़ देना। सो जिसने एजेंसी लिया था वो एजेंसी वापस कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रिनंसिएशन। सो दोनों ही बाय एक्ट ऑफ पार्टीज हैं। ये दोनों ही केसेस में ये क्योंकि ब्रीच भी हो रहा है, अगर टाइम के पहले आप वापस ले रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, तो ब्रीच भी है। सो इन बोथ द केसेस द पार्टी रिवोकिंग या रिनाउंसिंग will be liable to pay damages to other party। तो अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया था 1 साल के लिए, 6 महीने बाद वो उसको एजेंट से हटा रहा है, वापस ले रहा है एजेंसी, तो ऐसे केस में ही विल हैव टू रियम्बर्स द लॉस टू द एजेंट। वैसे ही अगर एजेंट ने 1 साल की एजेंसी लिया था, 6 महीने बाद वापस कर रहा है, तो वो फिर कॉम्पेंसेट करेगा टू द प्रिंसिपल। ठीक है। और ऑपरेशन ऑफ लॉ में बाकी के सभी चीज आ जाते हैं, जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया, या इफ्लक्स ऑफ टाइम हो गया, या कंप्लीशन ऑफ द वर्क हो गया। जैसे मैंने मकान बेचने को अपॉइंट किया था, मकान बेच दिया तो एजेंसी खत्म हो गई। मकान जल गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, एजेंसी खत्म हो गई। ठीक है। तो ये ऑपरेशन ऑफ लॉ में बाकी के सब केसेस आ जाएंगे। ठीक है। सो पहले इतना पढ़ते हैं, फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ के बारे में चर्चा करेंगे। सो रिवोकेशन, सो टर्मिनेशन कैसे होता है? तो पहले तो बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज रिवोकेशन। प्रिंसिपल जब वापस ले रहा है नोटिस देके अपनी अथॉरिटी, तो उसको हम बोलते हैं रिवोकेशन। However, principal cannot revoke the authority given to his agent after the authority has been partly exercised or so far as regards such acts or obligations which has already been done। ये भी एक जनरल सा पॉइंट है। तो सिर्फ फ्यूचर के ट्रांजैक्शंस के लिए रिवोकेशन या रिनंसिएशन अप्लाई होगा, जो कार्य हो चुका है उसके लिए अप्लाई नहीं होगा। जैसे प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया था एजेंट को और उसने 1 लाख रुपए के गुड्स इसको दिया था, एजेंट ने ऑलरेडी 60,000 रुपए के गुड्स बेच चुका है थर्ड पार्टी को। ऐसे केस में 60,000 जो हो चुका है इसको आप रिवोक नहीं कर सकते, बट बचा हुआ जो 40,000 है उसके लिए आप रिवोकेशन कर सकते हो। तो वही चीज लिखी है कि आप रिवोक तभी कर सकते हो जब एक्सरसाइज होना बचा है। अगर एक्सरसाइज हो चुके हैं, गुड्स बेच चुके हैं, तो फिर आप उसको रिवोक नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो सिर्फ फ्यूचर ट्रांजैक्शंस रिवोक होंगे। सिमिलर प्रकार से रिनंसिएशन, जैसे प्रिंसिपल अगर चाहे तो प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है, उसी प्रकार से एजेंट चाहे तो एजेंट रिनाउंस कर सकता है बाय नोटिस। दोनों ही जगह बाय नोटिस, दोनों जन दूसरी पार्टी को नोटिस दे देंगे कि मैं एजेंसी वापस ले रहा हूं या वापस कर रहा हूं। तो ये बाय एक्ट है, हम खुद कर रहे हैं। Some important points were to be noted regarding revocation and renunciation। जो भी व्यक्ति रिवोक या रिनाउंस करेगा, he will have to compensate the other party where there is an express or implied agreement to continue the agency for any length of time and agency को रिवोक या रिनाउंस किया without sufficient cause, so compensation पे करना पड़ेगा injured party को। अगला पॉइंट वही जो ऑलरेडी बता दिया, जो अथॉरिटी ऑलरेडी एक्सरसाइज हो चुकी है उसको आप रिवोक नहीं कर सकते। सो अथॉरिटी ऑफ एजेंट कैन नॉट बी रिवोक्ड वंस इट हैज बीन एक्सरसाइज्ड। तो मकान बेचने बोला था, उसने बेच चुका है तो रिवोक नहीं हो सकता। व्हेन द एजेंट हैज पार्शियली एक्सरसाइज्ड हिज अथॉरिटी, प्रिंसिपल कैन नॉट बाय रिवोकेशन ऑल्टर द एक्ट्स ऑलरेडी डन। जो कर चुके हैं उसको रिवोक नहीं कर सकोगे, बचा हुआ जो है उसको रिवोक कर सकते। वही सेम एग्जांपल, 1 लाख के गुड्स थे, 60,000 बिक गए, वो रिवोक नहीं होगा, लेकिन बचा हुआ रिवोक हो सकता है। नोटिस ऑफ रिवोकेशन, जब भी रिवोक करेंगे तो हमको जानकारी देना है। दोनों जगह बाय नोटिस ही रिवोक होता है। ये एक्चुअली
जो नोटिस है वो नोटिस के बारे में आगे बताया कि वो नोटिस कैसे आप भेजोगे. So when principal having justification to do so revokes the authority, he must give a reasonable notice of such revocation to agent. Otherwise, he can be liable to pay compensation for any damage caused to the agent. Similarly, अगर agent renounce करता है तो उसका भी काम है proper notice send करें. He shall have to make or he will have to make good any damage thereby resulting to principal. रिवोकेशन या रिनंसिएशन बाय वर्ड्स हो सकता है या फिर इम्प्लाइड भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल पी ने अपॉइंट किया था ए को कार बेचने के लिए, बट बाद में जाके उसने खुद ही बेच दिया, तो ऐसे केस में ऑटोमेटिकली एजेंसी रिवोक हो गई. ठीक है. फिर बाद में ऑटोमेटिकली जो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, आप वो डायग्राम में लिखना है ना, ऑब्जेक्ट पूरा हो गया तो एजेंसी खत्म हो गई. मकान बेचने को एजेंट को अपॉइंट किया था, जैसे ही वो मकान बेच दिया तो इट टर्मिनेट्स द एजेंसी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अकम्प्लिश्ड. ए फ्लक्स ऑफ टाइम, वक्त के बीत जाने से. 1 साल के लिए एजेंट अपॉइंट किया था फिक्स पीरियड के लिए, 1 साल हो गया एक्सपायर हो गया तो एजेंसी खत्म हो गई. डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रिंसिपल और एजेंट. एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट पे बेस्ड होता है, इसीलिए जैसे ही किसी भी एक पार्टी की डेथ होती है एजेंसी खत्म हो जाती है. उसी प्रकार से कंपनी या फर्म के केस में वाइंडिंग अप हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा तो एजेंसी खत्म हो जाएगी. प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट होगा तो एजेंसी खत्म होती, एजेंट के इंसॉल्वेंट होने से नहीं होती, क्योंकि एजेंट इज ओनली अ कनेक्टिंग लिंक एंड ही कैन बी एनी पर्सन. लेकिन प्रिंसिपल का सॉल्वेंट होना, कॉम्पिटेंट होना जरूरी है. तो इफ द प्रिंसिपल इज एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, एजेंसी टर्मिनेट होगी, बट इंसॉल्वेंसी ऑफ एजेंट से टर्मिनेट नहीं होती. डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. कार बेचने को एजेंट अपॉइंट किया था, कार एक्सीडेंट में खत्म हो गई तो एजेंसी खत्म हो गई. फिर प्रिंसिपल बिकमिंग एन एलियन एनिमी. अगेन प्रिंसिपल के एलियन एनिमी बनने से एजेंसी खत्म होती है, एजेंट के एलियन एनिमी बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता. सो प्रिंसिपल एंड एजेंट अगर अलग अलग कंट्रीज में है और झगड़ा छिड़ जाता है तो एजेंसी खत्म हो जाएगी. ठीक है. यहां तक कोई डाउट होगा तो पूछ लो. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इररिवोकेबल एजेंसी. एक एजेंसी होती है जिसको आप वापस नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, रिवोक या रिनाउंस नहीं कर सकते. इसको हम बोलते हैं एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट. कपल्ड का मतलब होता है किसी के साथ में होना. कपल का क्या मतलब है? साथ में होना. तो कोई सिंगल होते हैं, कोई कपल्ड होते हैं, तो कपल यानी साथ में. सो कपल्ड विथ इंटरेस्ट, दैट मींस किसी का खुद का इंटरेस्ट है उसमें. ऐसे केसेस में हम उसको रिवोक नहीं कर सकते. जैसे कि समझो एक मिस्टर पी है, इसने ए से उधारी लेके आया था 20,000 रुपए की, वहीं का एग्जाम्पल उठा रहा हूं मैं, और उसने बोला था मैं 1 साल के अंदर इसको रीपे कर दूंगा, और अगर नहीं किया तो मेरी ये जमीन है, ये जमीन को तुम बेच देना और फिर पैसा रिकवर कर लेना. अब ये एजेंसी मैंने उसको दिया हूं, इसमें ए का खुद का इंटरेस्ट है. अगर ए को मैं पैसा नहीं दूंगा तो ए प्रॉपर्टी बेच के पैसा ले सकता है. अगर मैं ये एजेंसी वापस ले लूंगा तो इस बेचारे का लॉस हो जाएगा, तो ये वाली एजेंसी वापस नहीं ले सकते, बिकॉज इट इज एन एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट ऑफ एजेंट. एजेंट का खुद का इंटरेस्ट है उस एजेंसी में, तो ये वाली एजेंसी रिवोक नहीं हो सकती. सो इसको इसीलिए हम बोलते हैं इररिवोकेबल एजेंसी. तो एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट. जब एजेंट का खुद का इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट मैटर में, हिज ऑथोरिटी कैन नॉट बी रिवोक्ड so as to prejudice that interest. तो उसका इंटरेस्ट आप खत्म नहीं कर सकते. दिस इज ऑल्सो नोन एज एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट या इररिवोकेबल एजेंसी. P borrows 20,000 from A, promising to pay him within a year and appointing him as his agent to sell P's land if he fails to pay. A's agency is coupled with interest. तो ये एजेंसी वापस नहीं हो सकती. वैसे ही A ऑथराइज करता है B को कि मैं तुमको लेट आउट करके देता हूं एक प्रॉपर्टी और तुम इस प्रॉपर्टी को आगे सब लेट कर दो. अब यहां पे अगर ये एजेंसी खत्म कर देगा कि ये अब तुम ये खाली करके मेरे को वापस दे दो, तो यहां पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें भी तकलीफ जाएगी. सो इसीलिए ये भी एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट ऑफ बी है. इंटरेस्ट ऑफ बी इसीलिए क्योंकि इससे इनकम आएगी बी को.
सो ऐसे केसेस में ये भी एजेंसी वापस नहीं ली जा सकती। A authorizes B to sublet the warehouse spaces in A's company name as long as B pays rent on the whole warehouse। तो जब तक वो पूरा पैसा दे रहा है तो फिर अब ये रिवोक नहीं कर सकेंगे, जो उसका टाइम है उतने टाइम तक वो चलेगा ही, ठीक है। फिर इफेक्ट्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, टर्मिनेशन से क्या इंपैक्ट पड़ता है, बेसिक है। टर्मिनेशन के बाद वैसे हमको यहाँ पे एक पब्लिक नोटिस भी देना पड़ता है, हमको सबको बताना पड़ता है। टर्मिनेशन कब होगा, ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन। सो व्हेन टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी टेक्स इफेक्ट एज टू एजेंट एंड एज टू थर्ड पार्टीज। टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एजेंट डज नॉट सो फार एज of an agent does not, so far as regards agent, take effect before it becomes known to him, or so far as regards third person before it becomes known to them। That means जब तक के बताया नहीं जाएगा, इसीलिए हम लोग पब्लिक नोटिस देते हैं, बताना पड़ता है कि एजेंसी हमने वापस कर दिया है। A directs B to sell goods for him and agrees to give B 2% commission on the price fetched by the goods। A afterwards by letter revokes B's authority। B after the letter is sent, but before he receives it, sells the goods for rupees 2 lakhs। The sale is binding on A and B is entitled to 4,000 as commission। क्यों? क्योंकि ये कार्य उसने कब किया, लेटर रिसीव होने के पहले। जब तक लेटर रिसीव नहीं होता रिवोकेशन कंप्लीट नहीं होता। A at Mumbai by letter directs B to sell him some wheat lying in warehouse in Delhi and afterwards, तो पहले उसको अपॉइंट किया, बाद में by letter revokes his authority to sell and directs B to send the wheat to Mumbai। B after receiving the second letter enters into contract with C। अब बाद में कॉन्ट्रैक्ट किया, C को पहले लेटर के बारे में पता था, अपॉइंटमेंट के बारे में, बट सेकंड के बारे में नहीं पता था। तो क्या ऐसे केस में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? तो आंसर इज यस, क्योंकि थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म करना जरूरी है। सी को पता होना चाहिए था रिवोकेशन के बारे में, उसको नहीं पता है, तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। सी पेज द मनी, तो उसने सेल किया और पैसा दे दिया, विथ विच बी एब्सकॉन्ड्स, एब्सकॉन्ड्स यानी भाग गया। सीज पेमेंट इज गुड एज अगेंस्ट ए, तो ए विल हैव टू सेल द गुड्स टू सी, क्योंकि फ्रॉड भी करता है अगर एजेंट तो प्रिंसिपल लायबल होता है, ठीक है। और ये चीज के बारे में पता होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो पब्लिक नोटिस देते हैं। पब्लिक नोटिस देंगे तो सबको पता लग गया ऐसा हम मान लेते हैं। A directs B his agent to pay certain money to C। A dies and D takes out a probate to his will। B after A's death but before hearing of it pays the money to C। The payment is good as against D the executor। ये आपके लेवल का नहीं है, इसको आप स्किप कर दो। प्रोबेट क्या होता है वो सब आपको समझाना पड़ेगा, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। क्या इंटर से लाए ना, तो कोई कोई एग्जाम्पल इंटर के लेवल के आपको आए हैं। सो ये 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट है, उससे आपको समझ जाता है। फिर A's ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल्स डेथ और इंसेनिटी। एजेंट्स ड्यूटी, अगर प्रिंसिपल की डेथ हो गई तो क्या होगा। सो व्हेन एजेंसी इज टर्मिनेटेड बाय डेथ और अनसाउंड माइंड वगैरह से, द एजेंट इज बाउंड टू टेक ऑन बिहाफ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज डिसीज्ड प्रिंसिपल ऑल रीजनेबल स्टेप्स फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरेस्ट एंश्योर्ड टू हिम। दैट मीन्स डेथ के बाद भी प्रिंसिपल के वारिसदार को प्रॉपर सब चीजें लाके देना, उसको पैसे रिकवर करना, उतनी जिम्मेदारी रहेगी। टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी, अगर एजेंट की अथॉरिटी खत्म हो जाती है तो सब एजेंट की भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। पी ने ए को अपॉइंट किया था, ए ने एस को अपॉइंट किया था, जैसे ही ये वाली एजेंसी खत्म हो गई इट विल ऑटोमेटिकली एंड द नेक्स्ट एजेंसी। तो सब एजेंट्स अथॉरिटी कम्स टू एन एंड विद द एजेंट्स अथॉरिटी। जब वो एजेंट की अथॉरिटी टर्मिनेट होगी तो सब एजेंट की भी टर्मिनेट हो जाएगी। अब आपको ये वाले चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, अब आप सभी देख सकते हैं। ये तो खैर पहले भी देख सकते थे। ये वो वाला है माइन वाला, उसके प्रॉपर्टी में माइन पता लगता है, ग्रेनाइट की माइन है, तो उसने इन्फॉर्म करना चाहिए। विदाउट इन्फॉर्मिंग खरीद लेगा और बता देगा प्रिंसिपल को मैं खुद खरीदता हूं, तो ये भी एक प्रकार का फ्रॉड है, ठीक है। ये भी सिमिलर है, उसी प्रकार से
आप पढ़ोगे तो समझ जाएगा। ये भी एक ही प्रकार के, फोर्थ और फिफ्थ, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है उसमें, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं। 6 सब एजेंट को एजेंट वाले क्वेश्चंस हैं, ये भी जम जाएंगे आपको। सर्वेयर को अपॉइंट कर रहे हैं, ऑक्शनर को, मैंने बताया था इसको हम सर्वेयर और ऑक्शनर ये वर्ड्स आएंगे तो हम मान लेंगे को एजेंट है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ये एजेंसी जिसमें कपल्ड विथ इंटरेस्ट है तो इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। सो वही सिमिलर प्रकार के क्वेश्चंस दिखेंगे आपको। ये वही है, रिवोक किया हमने बट लेटर, सेकंड लेटर का पता नहीं है, तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। ठीक है, तो अभी जो भी पढ़े अपन ने वो सबके ऊपर है। सभी जितने भी एग्जांपल्स है ना वो सब आपको इसमें दिखेंगे, यानी कुछ नए नहीं दिखेंगे क्वेश्चंस। जितने एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए वही एग्जांपल्स आपको यहाँ क्वेश्चंस के रूप में दिखेंगे। थोड़े बहुत फैक्ट्स चेंज होंगे, बाकी वैसे के वैसे सब क्वेश्चंस बने हैं। तो बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन डाल दिए, सो अगली बुक में मैं कम कर लूंगा क्योंकि इतने क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर अगली क्लास में अब हम कंपनी लॉ चालू करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एलएलपी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट वैसा चलेंगे। सो कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे का डिस्कशन चालू करते हैं। चलो, थैंक यू। घर पे पढ़ो ये वाली चीजें, थोड़ा अलग है, इंटर से आया है तो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट तो पड़ता ही है, उसके अलावा भी थोड़ा सा जनरल जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उससे थोड़ा हैवी तो जरूर है। सो इसीलिए घर पे पढ़ो, कोई भी डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हो। चलो, थैंक यू।